हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? एकदम मस्त। अच्छा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 5। अ गिवन कॉइन हैज़ अ मास 3 ग्राम। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी that would be required to separate all the neutrons and proton from others. For simplicity, assume that the coin is entirely made of copper. ओके, एलॉय का होगा लेकिन यहाँ पे कंसिडर किया कॉपर का है। पहले तो कॉपर का मास है 3 ग्राम, तो 3 ग्राम में हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को सेपरेट करना है, तो न्यूक्लियस में से न्यूक्लियन को सेपरेट करना हो तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मास डिफेक्ट फाइंड कर लेते हैं। ZmP प्लस NMN माइनस m। कॉपर है 29, 63 है, तो एटॉमिक नंबर 29 एंड एटॉमिक मास नंबर 63। सो अपन को क्या मिलेगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो तो आप जानते हो, अब याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में आएगा। और हमारा जो न्यूक्लियस है कॉपर का, उसका मास है 62.92960 am। इन शॉर्ट आपके पास Zn, Mp, Mn एंड टोटल मास है, तो आपको मास डिफेक्ट मिलेगी। उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कॉपर कितनी आई? तो 551.383 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 3 ग्राम जो कॉपर है उसमें कितने एटम्स है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें स्टेप लिखना पड़ेगा कि 63 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23, तो 3 ग्राम में कितने? तो हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। एक एटम्स की बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास है और ये नंबर ऑफ एटम्स है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगी 2.5312 इंटू 10⁻12 जूल। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया। इतनी एनर्जी अगर हम बाहर से देंगे तो न्यूक्लियस में से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को ट्रिपल मोस्ट टाइम भी करो। ठीक है, हमें फोकस करना है 3 ग्राम पे। सबसे पहले एक एटम्स की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे। एक न्यूक्लियस में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो फाइंड करेंगे। तो पहले 1 एटम्स की बात कर रहे हैं, 1 न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो इसकी मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ए पर एटम्स पर न्यूक्लियस, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ये हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब हमारे पास टोटल मास, एटॉमिक मास नंबर है 63 ग्राम पर मोल। तो 63 ग्राम में इतना, तो 3 ग्राम में कितना? तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उतनी एनर्जी बाहर से आप दोगे तो हम कह सकते हैं कि भाई सारे के सारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट मीन्स न्यूक्लियन, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ प्रोसेस है कि राइट द न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, 88Ra226 अल्फा डीके करता है। मैंने आपको बताया कि जब भी अल्फा डीके होगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4। फिर PU242 है, इसका भी अल्फा डीके है, तो सेम एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4। आप देख सकते हो। बीटा माइनस डीके है, तो बीटा माइनस आए तो एटॉमिक नंबर +1 करना है, 15 है तो 16 हो जाएगा। एटॉमिक मास नंबर कांस्टेंट रहेगा। बच्चों याद रखो कि बीटा डीके के साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होंगे। फिर बीटा माइनस डीके, सेम एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 एंड साथ में कौन आया? एंटी न्यूट्रिनो। बीटा प्लस डीके है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 5 हो गया। और प्रोजीटॉन के साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल होंगे, प्रोजीटॉन के साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल आएंगे। बीटा प्लस डीके फिर से, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल। और लास्ट वन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑफ 54Xe120, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैप्चर हो रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है। इस साइड पे बीटा माइनस होगा, लेकिन इस साइड पे लिखा है तो E+। ओके, प्रोजीटॉन प्लस लिया तो एटॉमिक नंबर
डिक्रीज बाय 1, एटॉमिक मास सेम, प्रोजीटॉन है, तो साथ में कौन आएगा, न्यूट्रिनो पार्टिकल आएगा। ठीक है, तो ए फिलिंग गैप या तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो ज़रा ध्यान रखना, बाकी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ टाइम टी ईयर्स। आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया, लिखा है टी ईयर्स है। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस 3.1.25% एंड 1%। यहाँ पे एक्टिविटी रिड्यूस होके 3.125% हो जाती है। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है 1%, इसके लिए मुझे टाइम फाइंड करना है। बच्चों, मैंने एक एक्स्ट्रा थियरी आपको पढ़ाई थी, उस वक्त मैंने कुछ इक्वेशन आपको समझाए थे, पहले देख लो कि एक्टिविटी इक्वल टू लैम्बडा एन है। इनिशियल लिखो तो R0 इक्वल टू लैम्बडा N0, दोनों का रेशियो निकालो। तो एक्चुअल में रेशियो किसका फाइंड करना है, एक्टिविटी का। आप जानते हो एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनडीके न्यूक्लाई, तो रेशियो ऑफ एक्टिविटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेट ऑफ डीके हो जाएगा। ठीक है, n/n0 मतलब रेट ऑफ डीके हो जाएगा। लेकिन n/n0 क्या है, तो 1/2n है। ओके, 1/2n है। अब n/n0 की वैल्यू 3.125% आपको दिया हुआ है कि भाई एक्टिविटी कितनी रिड्यूस होती है, इनिशियल से 3.125%। तो n/n0 की वैल्यू लिखी 3.125% है, इसलिए 100 से 100 से डिवाइड कर दिया। लेकिन ये जो रेशियो है 32 आएगा, 32 मीन्स 2/5। ये दोनों को कंपैरिजन करो, 1/2n 1/2/5, तो आपको n की वैल्यू मिल गई 5। आपको एडिशनल फॉर्मूला मैंने समझाया था, n इक्वल टू t/τ½ अर्थात t1/2। आपको टाइम निकालना है तो n इंटू t1/2। t1/2 ऑलरेडी कैपिटल T ईयर्स दिया हुआ है, तो हमारा टाइम होगा 5t ईयर्स, 5t इतना ईयर्स हो जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से शॉर्ट में हो गया ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 1% रिड्यूस हो रही है एक्टिविटी, तो R/R0 इक्वल टू n/n0 इक्वल टू 1%। 1% मीन्स 1/100। ओके, यहाँ पे हम ये वाली फॉर्मूला लेंगे, n/n0 इक्वल टू e⁻⁻ वहाँ पे n/n0 इक्वल टू 1/2n लिया, यहाँ पे n/n0 इक्वल टू e⁻⁻ लेंगे। चलो माइनस निकालो, तो 100 नीचे ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से e निकाला तो यहाँ पे लॉग हो गया, लॉग e बेस है, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लॉग 100 है तो 2.10, यहाँ से 2 पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 2.10 का 0 1 ही होगा, तो आंसर क्या आएगा 2। ये जो लॉग 100 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, log 10⁻², 2 आगे जाएगा, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। दो तरीके से लिख सकते हो, log 100 बेस 10 है तो log 10⁻², 2 आगे निकल गया और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू। ठीक है, तो लैम्बडा 0.693/t है, तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.646 t ईयर्स। 3.125% डीके के लिए आपको 5t ईयर्स लगे थे, यहाँ पे 1% के लिए 6.646 t ईयर्स जितना टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसमें मैंने थोड़ा डेटा कम कर दिया है, आप बुक में देख लेना, मैंने बुक से थोड़ा करेक्शन करके रखा है डेटा में, जितना हमें समझना था उतना ही डेटा ऑलरेडी मैंने लिख कर रखा है। तो समझो यहाँ पे, द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लिविंग कार्बन कंटेनिंग मैटर इज़ फाउंड टू बी अबाउट 15 डीके पर मिनट। आप जानते हो कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है, जिसमें से 6C12 स्टेबल है, बाकी के अनस्टेबल है। तो यहाँ पे 6C14 का रेट ऑफ डीके आपको दिया हुआ है 15 डीके पर मिनट। 6C14 का डीके है 15 डीके पर मिनट, क्योंकि वो अनस्टेबल है, और उसका हाफ लाइफ टाइम भी है 5730 ईयर्स। ठीक है, ये हमारी इनिशियल डेटा है।
अब आपको ऐसा बोला गया है कि मोहेंजोदड़ो जो है उसका लाइफ स्पान कितना हो, कितने साल पहले उसके मतलब कि हमें उसकी जो लाइफ है कितने साल होगी वो समझने के लिए यहाँ से मैंने मोहेंजोदड़ो से एक स्पेसिमेन लिया हुआ है। लेट अ स्पेसिमेन फ्रॉम मोहेंजोदड़ो गिव्स एन एक्टिविटी 9 डीके पर मिनट। मैंने वहाँ से जो स्पेसिमेन लिया उसकी एक्टिविटी है 9 डीके पर मिनट है। ओके, तो मुझे एस्टिमेट करना है कि एस्टिमेट द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब मोहेंजोदड़ो में सिविलाइजेशन कितने साल पहले होगा वो हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, फिर से डेटा समझ लिए। जो कार्बन C14 है उसका मतलब कि अनस्टेबल है, जिसका डीके पर टाइम आपके पास है 15 डीके पर मिनट है। ठीक है, अब हम जो स्पेसिमेन मोहेंजोदड़ो से लेंगे उसका एक्टिविटी है 9 डीके पर मिनट है, तो मुझे उसका सिविलाइजेशन कितने साल पहले होगा वो टाइम पीरियड यहाँ पे निकालना है। चलो, सबसे पहले तो एक्टिविटी ऑफ लिविंग कार्बन R0 हमारे पास है 15 और स्पेसिमेन की एक्टिविटी 9 है, तो इसको मैंने इनिशियल लिखा R0 और अभी जो स्पेसिमेन है उसकी एक्टिविटी लिखी 9। आप जानते हो R इज प्रोपोर्शनल टू n, तो R अपन R0 इक्वल टू m अपन n0 इक्वल टू e रेज़ टू माइनस लैम्डा t। R अपन R0 की वैल्यू हमारे पास है जिससे हमें n अपन n0 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, माइनस को निकालो तो a इंटरचेंज हो जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, कैंसिल कर दो तो 5/3। यहाँ से e निकाला तो इस साइड पे लॉग हो गया। ठीक है, लॉग e है, e को निकालने के 2.303 से मल्टीप्लाई किया, लॉग 5/3 की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलो इसकी मुझे वैल्यू निकालना है। लॉग की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 0.16 का 6 और 7 का डिफरेंस हमें लॉग टेबल में देखना है और वो करीबन आता है 22.2218 आता है। 16 का 6 और 8 का डिफरेंस आपको लॉग बुक में देखना है और वो आएगा 0.2218। 2218 आएगा, यहाँ पे 0.0 लिखा है क्योंकि यहाँ पे कोई आगे पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा इसलिए। लैम्डा आप जानते हो 0.693 अपॉन T1/2, T1/2 हमारे पास है। सॉल्व करो तो आपको एरिया टाइम मिल जाएगा 4 ईयर्स, 4000, 2 ईयर्स, 24 ईयर्स। इतने टाइम के पहले मोहेंजोदड़ो में सिविलाइजेशन होगा ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। obtain the amount of 27 cobalt 60 necessary to provide a radioactive source of 8 millicurie strength, half life is 5.3 years। हमें यहाँ पे एक्टिविटी हमारे पास है और हमें अमाउंट ऑफ मास फाइंड करना है। 8 मिलीक्यूरी एक्टिविटी के लिए कोबाल्ट का मुझे मास फाइंड करना है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी टिक मार्क करके रखा है, अच्छे से कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए खास करना है। ठीक है, चलो पहले तो एक्टिविटी R इक्वल टू लैम्डा है और लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन T1/2 इंटू n, ये हमारी फॉर्मूला है एक्टिविटी की। चलो एक्टिविटी कितनी है, 8 मिली क्यूरी। क्यूरी इक्वल टू आप जानते हो 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल पर सेकेंड, बैक्यूरल सॉरी, या तो डीके पर सेकेंड, बैक्यूरल या तो डीके पर सेकेंड। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम आपके पास है 5.3 ईयर्स, ईयर्स के सेकेंड भी जानते हो 3.16 इंटू 10⁻7। ये दोनों डेटा आपको याद रखना है, क्यूरी के बैक्यूरल और 1 ईयर्स के सेकेंड। ठीक है, चलो एन फाइंड करना, तो एन इक्वल टू R अपॉन लैम्डा, वैल्यू रखो तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप नंबर ऑफ एटम्स जानते हो, एवोगाड्रो नंबर जानते हो और आप मास, एटॉमिक मास जानते हो 60 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है n अपॉन एन ए इक्वल टू m अपॉन m0। आगे भी यूज़ कर चुके हैं, n अपॉन एन ए इक्वल टू m अपॉन m0। n नंबर ऑफ एटम्स 7.515 इंटू 10⁻16, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 और मोलिकुलर मास नंबर 60 ग्राम पर मोल है। सब वैल्यू रखोगे तो आपको मास मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम।
अगर आपको 8 मिली क्यूरी एक्टिविटी चाहिए तो कोबाल्ट का कितना मास चाहिए? 7.123 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ऑलरेडी मैंने टिक करके रखा है, आप अच्छे से देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, द हाफ लाइफ ऑफ 38SR90 is 28 years. What is the disintegration rate of 15 milligram of this isotopes? आगे जो लास्ट क्वेश्चन देखा एक्सरसाइज 9, इससे बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। वहाँ पे आपके पास एक्टिविटी थी, आपने मास फाइंड किया, यहाँ पे मास है और आपको एक्टिविटी फाइंड करनी है। डिसइंटीग्रेटेड रेट मतलब एक्टिविटी, मतलब क्या फाइंड करना है? एक्टिविटी फाइंड करना है। चलो सेम फॉर्मूला n/n इक्वल टू m/m0। ओके, n फाइंड कर लो, m 15 मिलीग्राम, m0 90 ग्राम पर मोल और na एवोगैड्रो नंबर है, तो आपको n मिल जाएगा। फिर r इक्वल टू लैम्बडा n हमारे पास है, लैम्बडा 0.693/T1/2, ऑलरेडी हाफ लाइफ टाइम हमारे पास है, ईयर्स में सेकेंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन टिक मार्क कर लो। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और दोनों क्वेश्चन बिना देखे एग्जाम में जाना भी मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, obtain approximate the ratio of nuclear radii of the gold isotope Au and silver। आपको दो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का रेडियस का रेशियो निकालना है। अगर डेंसिटी का रेशियो पूछे तो 1:1 होगा, लेकिन रेडियस का रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला आप जानते हो, R इक्वल टू R0 e⁻⁻⁻, R इक्वल टू R0 e⁻⁻⁻। ओके, सो R इज प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻⁻। दोनों का एटॉमिक मास नंबर है, गोल्ड है उसका 197 है, सिल्वर है उसका 107 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पे आर लॉग, दोनों साइड पे लॉग लिया, log R1/R2 इक्वल टू 1/3 log A1/A2। A1 गोल्ड के लिए, A2 सिल्वर के लिए, रेशियो निकाल दो। ठीक है, अब आपको लॉग कैसे देखना है, अगर आपने लॉग नहीं पढ़ा है तो अच्छे से सीख लेना मुझसे। यहाँ पे 1.8411 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है, तो इसका 0.0 आएगा। आपको देखना है 18 का 4 और 1 का डिफरेंट देखना है, जो आए उसको 3 से डिवाइड करना है, और ये जो भी आए उसका एंटी लॉग लिखना है। एंटी लॉग कैसे देखोगे? 0.8 का 8 और 3 का डिफरेंट, 0.8 का 8 और 3 का डिफरेंट, और उसमें आगे एक पॉइंट काटना है आपको। सो आंसर क्या आएगा? 1.23। ठीक है, अगर लॉग समझ में नहीं आता है तो ध्यान रखना, और इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचना है। तो 197/103 जो आए उसका थर्ड रूट निकालना। थर्ड रूट निकालने का आइडिया मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू 8 टाइम्स स्क्वायर रूट और इक्वल, तो आपको सीधा इसका आंसर मिल जाएगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो एक शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द Q वैल्यू एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल फॉर रेडियम एंड Rn। ओके, एलिमेंट का नाम आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो Rn याद रखेंगे। हमारे पास दो न्यूक्लियस है, एक Ra और दूसरा Rn, दोनों अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल के साथ प्रोसेस जो भी एनर्जी जनरेट होगी वो एनर्जी भी हमें फाइंड करनी है। चलो सबसे पहले क्या करोगे, तो प्रोसेस लिखते हैं। अल्फा पार्टिकल है तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4। जब भी ऐसी कोई प्रोसेस आए तो क्या करना है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C²। सभी मास हमारे पास है, ओके, इंटू U, क्योंकि सब एटॉमिक मास नंबर में, इंटू C²। U C² की वैल्यू आप जानते हो 931.5, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, पास्ट में जो सिलेबस था उसमें हम ये फॉर्मूला प्रूव करते थे, अभी आपको प्रूव नहीं करना, लेकिन याद तो पक्का रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू A-4/A इंटू Q, वेर A इज़ द एटॉमिक मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट Ra है तो उसका एटॉमिक मास नंबर है 226, तो 226 - 4/226 इंटू एनर्जी, तो ए अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल गई।
अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो 4.85। चलो डीके ऑफ रेडॉन लेते हैं, तो यहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 4, एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, सभी वैल्यू आपके पास है। EME यूनिट में है, यू इंटू सी स्क्वायर लिखा, वैल्यू रखी यू इंटू सी स्क्वायर की, तो आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, तो A-4/A इंटू क्यू डैश, ठीक है। तो दोनों केस में हमें अल्फा पार्टिकल की एनर्जी मिल जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला ज़रा याद रखना, और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में पूछे तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द radionucleus C11 decay according to this process. The maximum energy of the emitted proton is 0.960 million electron. Give the mass value, okay, और calculate the maximum energy of proton. हमें proton की maximum energy भी find करनी है। चलो बच्चों, सबसे पहले तो प्रोसेस ऑलरेडी है आपके पास, तो फंडा क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ओके, इंटू सी स्क्वायर। अब तक हमने इलेक्ट्रॉन का मास कहीं पे भी फोकस नहीं किया था, क्योंकि हर जगह पे हम किसको कंसिडर करते थे, न्यूक्लियस को। अब 6C11 का मास है, ये एटम्स का मास है, न्यूक्लियस का नहीं है। तो अगर एटम का मास है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करना पड़ेगा। तो कार्बन में से 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का जो टोटल मास है, एटम का जो मास है, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन का मास मैंने माइनस कर दिया। सेम बोरॉन का जो मास है, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दिया। प्रोजीटॉन तो ऑलरेडी माइनस एम ही, प्रोजीटॉन मतलब बीटा पार्टिकल ही समझना है, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। आप देख सकते हो -6 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस एम, तो 7 - 5 मतलब 2 होगा। बाकी कार्बन बोरॉन तो है ही, तीनों के मास ऑलरेडी हमारे पास है। वैल्यू रखो, यू इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू है 931.5, तो आपको आंसर मिलेगा 0.96 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यू इक्वल टू, अब ये आपको ध्यान रखना है, ये जो एनर्जी है किसको मिलेगी, तो प्रोडक्ट को मिलेगी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई वो किसको मिलेगी, तो प्रोडक्ट को मिलेगी। प्रोडक्ट में क्या है कि ये जो पार्टिकल है हैवी है एज कंपेयर टू प्रोजीटॉन, ये जो पार्टिकल है इसका मास निग्लेजिबल है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी ना तो न्यूट्रिनो पार्टिकल में जाएगी ना बोरॉन में जाएगी, तो सभी एनर्जी किसको मिलेगी, प्रोजीटॉन को। तो फॉर्मेलिटी करनी ज़रूरी है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू EB प्लस ई प्रोजीटॉन प्लस ई न्यूट्रिनो, लेकिन मास ऑफ B इज मच मोर देन मास ऑफ E प्लस एंड न्यूट्रिनो, so the energy is 0. The mass of neutrino is negligible और 0, so energy 0. तो जितनी भी एनर्जी जनरेट होगी वो किसकी मिल होगी, प्रोजीटॉन की। तो प्रोजीटॉन की हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, वैसे एलिमेंट्स सिर्फ चेंज हो गया। वहाँ पे कार्बन की बात कर रहे थे, यहाँ पे नियॉन में से सोडियम बन रहा है, साथ में बीटा माइनस है। वहाँ पे बीटा प्लस था, यहाँ पे बीटा माइनस है, साथ में कौन सा पार्टिकल आएगा, एंटी न्यूट्रिनो। अगर प्रोजीटॉन है तो न्यूट्रिनो, अगर बीटा माइनस है तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होगा। चलो बच्चों, क्या करना है, एटम्स है हमारे पास, तो एटम का मास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें न्यूक्लियस का मास चाहिए। तो एटम का जो मास है इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन का मास मैंने माइनस कर दिया। सेम सोडियम में से 11 इलेक्ट्रॉन का जो मास है मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रिनो का तो इलेक्ट्रॉन का बीटा का पार्टिकल जो है उसका मास तो एम है ही, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये दोनों माइनस ही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, तो मास ऑफ नियॉन माइनस मास ऑफ सोडियम इंटू सी स्क्वायर। दोनों का एटॉमिक मास हमारे पास है ऑलरेडी, यू सी स्क्वायर की वैल्यू रखो, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन का मास हम माइनस कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब एटम का मास दिया हुआ है और हमें जब न्यूक्लियस का मास चाहिए
तो फिर हमें कंपलसरी इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में जो डिस्कशन हुआ सेम कि भाई सोडियम है उसका मास ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी। एंटी न्यूट्रिनो मासलेस है तो उसकी भी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो किसको मिलेगी, तो बीटा माइनस पार्टिकल को। जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी किसको मिलेगी, बीटा माइनस पार्टिकल को, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप खुद ट्राई करना, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।